न्यूज शुरुआत एक बड़ी खबर से, खेल जगत से बड़ी खबर है। टेनिस से राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष प्लेयर मेंस सिंगल में नडाल के नाम 22 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। 2005 में पहली बार फ्रेंच ओपन जीता था और अब नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेंगे। राफेल नडाल, जो टेनिस का एक बड़ा नाम, एक युग आप कह सकते हैं, एक युग का अंत हुआ है। लाल बजरी के बादशाह कहे जाते हैं राफेल नडाल, जिन्होंने संन्यास का ऐलान किया है और टेनिस अब नहीं खेलेंगे, टेनिस कोर्ट में नजर नहीं आएंगे। नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी मैच के बाद वो टेनिस कोर्ट में नजर नहीं आएंगे। जाहिर है जो टेनिस खेलने और टेनिस को देखने वाले हैं, राफेल नडाल को चाहने वाले हैं, उनके लिए ये ज़रूर निराश करने वाली खबर। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी और जिन्हें टेनिस खेलते हुए देखना अपने आप में एक रोमांच जैसा होता है, वो अब टेनिस कोर्ट में नजर नहीं आएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर और फैंस के लिए निराश करने वाली खबर कि राफेल नडाल अब टेनिस कोर्ट में नजर नहीं आएंगे, जिन्हें देखते हुए एक रोमांच सा एहसास होता था टेनिस खेलते हुए, अगर हम देखते थे तो। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर है, लेकिन कहते हैं ना, एक पत्थर आप जितना भी ऊंचा फेंकें उसके बाद उसको नीचे आना ही है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये इंजरी से जूझ रहे थे। 2022 में इन्होंने आखिरी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता था और उसके बाद से कोई ग्रैंड स्लैम का खिताब भी नहीं जीता और ना इनका पार्टिसिपेशन भी बहुत कम हो गया था। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि उनके निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए और इन्हें बजरी का जो बादशाह कहा जाता था, फ्रेंच ओपन टेनिस इनका जो है पसंदीदा इनकी सतह थी, क्योंकि वहाँ जो बजरी थी, बजरी पर जो है आपको सर्व एंड वॉली वाला खेल नहीं चलता। वहाँ आप बिल्कुल बेस लाइन पर खड़े होकर अपने विपक्षी की गलतियों का इंतजार करते हैं और बड़े-बड़े शॉट्स खेलते हैं, लंबे-लंबे शॉट्स खेलते हैं, लंबी-लंबी रैलियां चलती हैं, उसमें बहुत स्टेमिना चाहिए, दमखम चाहिए। तो वो कुछ उसकी मिसाल उन्होंने कायम की 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर। 22 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है किसी भी खिलाड़ी के लिए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और आप देखिए कि चारों ग्रैंड स्लैम खिताब, अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने 2 बार जीता, 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, विंबलडन 2 बार जीता, यूएस ओपन 4 बार जीता। आमतौर पर जो भी बजरी का जो बादशाह होता है, वो उसका हाथ तंग होता है घास पर, यानी विंबलडन पर, क्योंकि विंबलडन जो है घास पर आयोजित किया जाता है, जहाँ सर्व और वॉली काफी मायने रखती है, क्योंकि वहां अच्छा खासा उछाल मिलता है। आप सर्विस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीधा वॉली से उसको खत्म कर देते हैं उस रैली को, और उसे कहते हैं फ्रेंच विंबलडन का खिताब। और अब आप देखिए, इवान लेंडल भी एक जमाने में बहुत ही सिद्धस्त थे इस चीज में, बजरी पर। और उसके अलावा मैस विलेंडर जो थे स्वीडन के, वो भी बहुत शानदार उनका प्रदर्शन था। लेकिन दोनों महारथी जो हैं, विंबलडन का खिताब कभी नहीं जीत पाए। इवान लेंडल को तो यहां तक कहना पड़ा था कि उनसे सारे खिताब ले लो वापस उनसे, लेकिन उन्हें विंबलडन का एक खिताब दे दो। इन्होंने 2 बार विंबलडन का खिताब भी जीता, जबकि वहां की जो नेचर है, जो सतह की जो नेचर है, इनके खेल से मेल बिल्कुल नहीं खाती थी। 2008 में जो फेडरर के साथ इनका मुकाबला हुआ था, रोमांच की पराकाष्ठा थी वो, मैं कहूंगा। और 5 घंटे से भी ज्यादा वो मुकाबला चला था, कोई भी जीत सकता था। 5 सेटर, और उसमें इन्होंने रॉजर फेडरर, जो घास के ग्रास कोर्ट के मास्टर थे, उनको हराया, शिकस्त दी। तब दुनिया ने इनका लोहा माना कि भाई ये बजरी का बादशाह ही नहीं, ये हार्ड कोर्ट पर और ग्रास पर भी शानदार प्रदर्शन करने की कुव्वत रखता है। वो उन्होंने कर दिखाया उस मुकाबले में। अब मनोज, टेनिस में खासतौर पर, हालांकि सभी खेलों में आपकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेनिस में एक फुर्ती आपको चाहिए, स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए। और आप ज़रा सी भी इंजरी आपको हो तो आप मैदान से बाहर हो सकते हैं, टेनिस कोर्ट से बाहर हो सकते हैं, या फिर आपका प्रदर्शन ख़राब हो सकता है। लेकिन 2005 में फ्रेंच ओपन पहली बार जीता और 2024, ये 19 साल तक अपने आप को फिट रखना, ये भी एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, 18 साल की उम्र में आप फ्रेंच ओपन का खिताब जीतते हैं, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। और उसके बाद आमतौर पर होता यह है कि जो भी फ्रेंच ओपन का चैंपियन होता है, विंबलडन उसके चंद कुछ दिनों बाद शुरू हो जाता है। वहां अक्सर हमने बड़े-बड़े प्लेयरों को देखा जो फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने के बाद विंबलडन में पहले राउंड में या दूसरे राउंड में रुखसत हो जाते हैं, हार जाते हैं।
लेकिन इस खिलाड़ी ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि ये बेस लाइन का प्लेयर था बेसिकली। और जो रही बात आपने इंजरी का जिक्र किया, तो पैर में इंजरी, घुटने में इंजरी, कमर में इंजरी, कमर में खिंचाव होना, ये इनके पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा इन समस्याओं से इनको रूबरू होना पड़ा था। और इनके रोजर फेडरर के साथ इनके मुकाबले बिल्कुल इतिहास में लिखे जाएंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त संघर्ष उनमें देखने को मिला। जहां इनका रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो 16 के मुकाबले 24 मुकाबले इन्होंने जीते। ग्रास कोर्ट पर जरूर इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन क्ले कोर्ट पर 10-4 का रिकॉर्ड था, 14-2 का रिकॉर्ड था। केवल 2 मुकाबले ही वो जीत पाए फेडरर इनसे। इसी तरह जोकोविच का देखें अगर आप, तो जोकोविच के खिलाफ भी ओवरऑल रिकॉर्ड इनका बेहतर रहा। दोनों खिलाड़ी जो दिग्गज थे अपने समय के, रोजर फेडरर और जोकोविच, दोनों के खिलाफ इनका ओवरऑल रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे टेनिस का, वो इनका बेहतर रहा है अगर आप आमने सामने दोनों के रिकॉर्ड की तुलना करें तो अब ऐसा खिलाड़ी अगर इंजरी से रूबरू हो रहा है और उम्र भी आपकी हो गई है उस लेवल पर, आप 35 पार कर चुके हैं, और उसके बाद फिर आपके लिए फिर मैं समझता हूँ रिटायरमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन फिर भी देखिए, जाते जाते भी ये चाहते हैं कि अपनी टीम को, अपने देश को ये मुकाबला जरूर जिताएं। स्पेन से ये खेलते हैं, स्पेन से ताल्लुक रखते हैं, और अब नीदरलैंड से इनका डेविस कप मुकाबला होना है, और उसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है कि उसके बाद वो उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आप अपनी कंट्री के लिए जो आप में जज्बा है, क्योंकि आपने यही एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था सिंगल्स में। 2016 में इन्होंने जो रियो ओलंपिक खेल थे, जहां पर भारत की ओर से साक्षी मलिक ने मेडल जीता, पीवी सिंधु ने मेडल जीता, वहां राफेल नडाल ने भी डबल्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट तक ही इनका दायरा सीमित नहीं रहा, ये अपनी कंट्री को भी आगे रखना चाहते थे, सिरमौर उसको बनाना चाहते थे, और वो उन्होंने ओलंपिक में 2 बार कर दिखाया। यही खिलाड़ी को अलग भी बनाता है कि आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत के लिए, व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते हैं। आप जब देश के लिए खेलते हैं तो आपके चाहने वाले और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो खेल भावना, स्पोर्ट्स स्पिरिट जो कहते हैं, वो हमेशा से दिखी है। रिकॉर्ड और आंकड़ों पर शायद ध्यान जाता मनोज, तो मुझे लगता है कि बहुत पहले संतुष्टि हो जाती उन्हें कि भाई अब तो ग्रैंड स्लैम जीत गए, इतनी बार जीत गए, अब क्या। लेकिन कहीं ना कहीं वो आंकड़ों के लिए, वो रिकॉर्ड के लिए वो नहीं उतरते थे, वो जीतने के लिए उतरते थे। वो खेल भावना रहती थी और देश, अपने देश के लिए खेलते थे। जी हाँ, बिल्कुल, आंकड़े अपनी जगह है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात भी की, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार, फ्रेंच ओपन 14 बार, विंबलडन 2 बार, 4 बार यूएस ओपन का खिताब, और तमाम जो टूर सर्किट मुकाबले होते हैं, वहां उन्होंने रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी एक तरह से, और दिग्गज खिलाड़ियों के सामने उन्होंने उस सतह पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराया जो उनके खेल से मेल नहीं खाती थी। लेकिन मुझे जो उनके सबसे अच्छी बात लगी, टेक्निकली वो जो बैकहैंड था उनका बहुत ताकतवर था। वो मेरे ख्याल से, मैं अगर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मुझे जोकोविच और फेडरर से भी ज्यादा इनके बैकहैंड शॉट लगते थे। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फोरहैंड का इस्तेमाल जो किया, एक अच्छी रणनीति के लिए किया, और उस जो फोरहैंड शॉट्स होते हैं उसका इन्होंने इस्तेमाल जो किया, वो अपोनेंट के बैकहैंड पर उनको खिलाने की कोशिश की, और वो बहुत कारगर रही। और सबको पता था कि ये बैकहैंड पर इनका शॉट आएगा, और वहां वो जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली अपनी खेल को आगे बढ़ाते थे, और वो अपने आप में काबिले तारीफ था, और वो इनको बहुत अलग बनाता है। और जिस तरह से इन्होंने लेवर कप हो या तमाम जो टूर्नामेंट हो, जो इन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई, कभी गिव अप ना करना, मैं समझता हूँ जो अगली पीढ़ी टेनिस की जो आ रही है, तमाम एकेडमीज में प्रैक्टिस कर रही है, वो कभी ना गिव अप करने वाला जो इनका अंदाज था, उससे जरूर बहुत बड़ी सीख लेगी। अब मनोज, अब तक आपने कई आप देखे होंगे मैच राफेल नडाल के, आपको, आपके लिए कोई यादगार? 2008 का विंबलडन मुकाबला, जिसमें ये फाइनल में पहुंचे थे, और इनका रॉजर फेडरर के साथ मुकाबला था। फेडरर की जबरदस्त स्तुति बोलती थी उस समय, और वो घास के बादशाह माने जाते थे उस जमाने में। तो 2008 की बात मैं कर रहा हूं। तो उस मुकाबले में ऐसा उतार चढ़ाव लगा, कभी लगा कि फेडरर जीत रहे हैं, कभी लगा नहीं नडाल जीत रहे हैं। 5 सेट तक मुकाबला चला, टाई ब्रेकर हुआ तो टाई ब्रेकर खींचता ही चला गया।
वो एक ऐसा मुकाबला था क्योंकि वो फेडरर की पसंदीदा सतह थी, जबकि नडाल की वो पसंदीदा सतह नहीं थी। घास पर मुकाबला था, विंबलडन का फाइनल था और उसमें जो इन्होंने जज्बा दिखाया, जो उन्होंने अपना स्टेमिना दिखाया, जो इन्होंने अपनी टेक्निक दिखाई और अपने खेल में सबसे बड़ी खूबी थी इनकी एडेप्टेबिलिटी। जी। अपने खेल को ढाल देते थे बहुत जल्दी, क्योंकि जिस तरह इनका जो पसंदीदा जो खेल है वो है बेस लाइन पर खड़े होकर लंबे-लंबे शॉट लगाना, लंबी-लंबी रैलियां चलाना और अपोनेंट को थकाना। लेकिन वहां पर ये सर्व एंड वॉली वाले खेल में फेडरर पर भारी पड़े थे और पहली बार दुनिया ने इनका लोहा माना कि ये खिलाड़ी ऑल सरफेस प्लेयर है, कोई भी सतह हो ये हिम्मत नहीं हारता और वो उन्होंने विंबलडन में कर दिखाया 2008 में। और वो मुकाबला मैं समझता हूं इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आपने एक बजरी के बादशाह ने घास के बादशाह को घास के मैदान पर शिकस्त दी। बिल्कुल, और ज़रूर हम उस मैच को बार-बार देखते हैं। लेकिन ये है कि अब लाइव देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि डेविस कप में आखिरी मैच खेलेंगे नीदरलैंड के खिलाफ और उसके बाद वो टेनिस कोर्ट में नज़र नहीं आएंगे। टेनिस को उन्होंने अलविदा कह दिया, संन्यास ले लिया है। लेकिन उनकी बनाए रिकॉर्ड, उनकी बनाए जो खेल हैं, उनका जो गेम है, वो हमेशा फैंस को रोमांचित करता रहेगा। बार बार हम वो रिकॉर्डेड वीडियो ही सही ज़रूर मैच का देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं।